जरा एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, बल्कि अपनी खुद की एक विशाल सेना रखती है, सरकारें बनाती है और गिरा देती है, और तो और पूरे पूरे महाद्वीपों की किस्मत का फैसला करती है। नहीं, ये कोई साइफाई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास का एक हैरान कर देने वाला सच है। आज हम उसी कॉर्पोरेशन की कहानी जानेंगे जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, उसके शानदार उदय और फिर नाटकीय पतन की कहानी। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसे देखिए, 2,60,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये किसी शहर की आबादी नहीं, बल्कि एक अकेली प्राइवेट कंपनी के सैनिकों की संख्या है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसी कॉरपोरेशन जिसकी अपनी प्राइवेट आर्मी थी। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। अपने पीक पर इस कंपनी की फौज उस वक्त की ब्रिटिश आर्मी से 2 गुनी बड़ी थी। मतलब एक प्राइवेट कंपनी की सैन्य ताकत उसे बनाने वाले देश की ऑफिशियल आर्मी से कहीं ज्यादा थी। है ना ये हैरान कर देने वाली बात? तो आखिर ये कौन सी कंपनी थी? ये थी कुख्यात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। चलिए इसी की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये कोई मामूली ट्रेडिंग कंपनी तो बिल्कुल नहीं थी। अपने पीक पर ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कॉरपोरेशन थी। इसका असर तो बड़ी बड़ी सरकारों से भी कहीं ज्यादा था। सच कहें तो ये अपने आप में एक कॉरपोरेट सल्तनत थी, जिसका अपना झंडा, अपनी फौज और अपने ही कानून थे। सवाल ये उठता है कि व्यापारियों का एक छोटा सा ग्रुप रूलर्स यानी शासकों जितनी ताकत तक आखिर पहुंचा कैसे? ये कहानी है 200 साल से भी ज्यादा लंबी, जिसमें बेहिसाब एम्बिशन था, चालाकी थी और हां, अक्सर बेरहमी भी। तो चलिए देखते हैं ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। इस कंपनी की लाइफ लगभग 300 साल की रही। सन 1600 में एक रॉयल चार्टर से इसकी एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1710 आते आते ये एक दैत्य बन चुकी थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग काम करते थे। लेकिन हर चीज का अंत होता है। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर 1874 में इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इसकी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा राज था, इसका अनोखा स्ट्रक्चर। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। आसान भाषा में कहें तो आज की पब्लिक लिमिटेड कंपनियों जैसी। मतलब कोई भी इसके शेयर खरीदकर इसमें इन्वेस्ट कर सकता था, और इसी वजह से कंपनी अपने बड़े बड़े और जोखिम भरे सफरों के लिए आराम से पैसा जुटा पाती थी। शुरू में तो मिशन बड़ा सीधा साधा लगता था, इंडियन ओशन रीजन में ट्रेड करना, खासकर मसालों के लिए मशहूर ईस्ट इंडीज में। लेकिन हुआ ये कि मसालों और रेशम की ये चाहत बहुत जल्द ही सत्ता और जमीन की भूख में तब्दील हो गई। तो अब बात करते हैं कंपनी के गोल्डन एरा की। वो दौर जब ये अपनी ताकत के चरम पर थी। ये वो वक्त था जब ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा कमर्शियल एम्पायर बन चुकी थी, जिसका जमीन और समंदर दोनों पर कब्जा था। अगर इसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया के चश्मे से देखें तो इसकी इंडस्ट्री थी इंटरनेशनल ट्रेड। हेडक्वार्टर था लंदन और इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में, जो इसे इतिहास की सबसे पुरानी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक बनाती है। मतलब ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत पावरफुल संस्था थी। और इसका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, अरे बाप रे, बहुत बड़ा और डाइवर्स था। एक तरफ कॉटन, सिल्क और चाय जैसी लग्जरी चीजें, तो दूसरी तरफ अफीम और यहां तक कि गुलामों जैसे नैतिक रूप से बहुत ही विवादास्पद सौदे भी थे। इस कंपनी ने ग्लोबल ट्रेड पर ऐसा कंट्रोल किया कि इसे बेहिसाब दौलत और ताकत मिली। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल धीरे धीरे जमीन पर कंट्रोल में बदल गया। कंपनी ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बड़े बड़े हिस्सों और हांगकांग जैसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स पर अपना कब्जा जमा लिया। मतलब जो व्यापारी थे अब वो शासक बन बैठे थे। इनका जो ऑफिशियल मोटो था ना, ऑस्पिशियो रेजिस एट सेनाटस एंग्लिया, मतलब इंग्लैंड के राजा और संसद के हुक्म से, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी को ब्रिटिश मोनार्की और सरकार का पूरा पूरा बैकअप मिला हुआ था, और इसी वजह से उसे एक देश जैसी ताकतें मिली हुई थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास गवाह है कि हर साम्राज्य का पतन होता है, और ये कॉर्पोरेट साम्राज्य भी इसका कोई अपवाद नहीं था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टाइटन आखिर गिरा कैसे। देखिए, कंपनी का अंत अचानक से नहीं हुआ, बल्कि ये 2 बड़े स्टेप्स में हुआ। पहला 1858 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने इसकी सारी ताकतें छीनकर ब्रिटिश सरकार को दे दी।
और फिर 1873 के एक्ट ने तो इस पर आखिरी कील ठोक दी और कंपनी को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया। उसकी वो विशाल सेना, उसके कब्जे वाले इलाके, उसकी बेहिसाब दौलत, सब कुछ ब्रिटिश राज ने अपने अंडर ले लिया। एक वक्त की वो ताकतवर कंपनी जो एक देश की तरह काम करती थी, अब वो खुद उसी देश का एक हिस्सा बनकर रह गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर होता क्या है जब एक कॉरपोरेशन एक देश जितनी ताकत हासिल कर लेता है। ये सवाल आज के दौर में भी उतना ही मौजूद हैं जब हम आज की दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के असर और सरकारों की हदों के बारे में सोचते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।